Assalamu alaikum everyone. My name is Mutiba Zahid and I am your English teacher. Today I am going to teach you punctuation. आज हमने पढ़ना है punctuation marks को. Punctuation क्यों important है आपके sentences के अंदर, paragraphs के अंदर, writing के अंदर, और हम इसको किस तरीके से बेहतर तरीके से punctuate कर सकते हैं. अच्छा, तो स्टार्ट करते हैं कि punctuation होती क्या है. Punctuation marks are symbols used in writing to clarify meaning, separate ideas and make sentences easy to read and understand. तो punctuation basically आपके पास punctuation marks होते हैं जिनको आप यूज़ करते हैं ताकि अपनी राइटिंग के अंदर क्लैरिटी लेकर आ सकें और बता सकें, मीनिंग को अच्छे तरीके से कन्वे कर सकें. ठीक है, किस लिए? क्लैरिफाई मीनिंग के लिए, सेपरेट आइडियाज़ को सेपरेट करने के लिए, और सेंटेंसेस को ईजी टू रीड बनाने के लिए. ठीक है, एक बात करने के लिए हमने कहाँ कहाँ पॉज लेना है, ये आपकी पंक्चुएशन मार्क्स आपको बताते हैं. ठीक है, तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है. प्रॉपर पंक्चुएशन हेल्प्स कन्वे द राइटर्स एग्जैक्ट इंटेंशन एंड अवॉइड कन्फ्यूजन. अगर आपने एक सेंटेंस को सही से पंक्चुएट नहीं किया तो हो सकता है कि वो कोई मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर दे. ठीक है, तो इसलिए पंक्चुएशन मार्क्स बहुत ज़रूरी हैं. Capitalization, though not a symbol, works closely with punctuation to signal the beginning of sentence. अच्छा, अब जो कैपिटलाइजेशन है ना, वो उसको हम वैसे पंक्चुएशन मार्क्स के अंदर कंसीडर नहीं करते, लेकिन फिर भी इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. क्यों? क्योंकि ये भी हमें बहुत सारी चीज़ों को सिम्बलाइज करती है, बताती है कि कहाँ कौन सी चीज़ है जिसको आपने कैपिटल करके लिखना है, कहाँ पे क्या, और कौन सा चीज़ है जो प्रॉपर नाउन है, कहाँ इस्तेमाल हो रहा है. ठीक है, अच्छा, हम इसको कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं? सेंटेंस के स्टार्ट में, प्रॉपर नाउन के अंदर, इंपॉर्टेंट वर्ड्स के लिए. ठीक है, अच्छा, मिस्ट्री ऑफ पंक्चुएशन एंड कैपिटलाइजेशन इज एसेंशियल फॉर क्लियर एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन इन इंग्लिश. अब आपके लिए पंक्चुएशन और कैपिटलाइजेशन दोनों बहुत ज़रूरी हैं इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द राइट मीनिंग ऑफ अ सेंटेंस. ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम अपने फुल स्टॉप से स्टार्ट करेंगे. ओके, आई होप दिस इज विजिबल ऑन द स्क्रीन. फुल स्टॉप, ये जो डॉट होता है, यूजुअली आप इसको अपने सेंटेंस के एंड पे लिखते हैं. ठीक है, ये हम यूज़ करते हैं कहाँ यूज़ करते हैं? एंड्स डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस. टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस के अंदर मैंने आपको बताया था डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं. जब भी आप कोई फैक्ट्स की बात कर रहे होते हैं, कोई भी नॉर्मल बात कर रहे हैं, ठीक है, तो हम यूजुअली अपने सेंटेंस को एंड करते हैं एक फुल स्टॉप से. इसके अलावा एंड्स माइल्ड कमांड्स और रिक्वेस्ट. अगर हमने कभी किसी को कोई कमांड देनी है, कोई रिक्वेस्ट देनी है माइल्ड, तो हम उसके लिए क्या कर सकते हैं? उसके एंड पे भी फुल स्टॉप यूज़ कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल, मैं कहती हूँ प्लीज़ गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, तो मैं उसके एंड पर एक फुल स्टॉप लगाऊंगी. ठीक है, फिर उसके अलावा एब्रीविएशंस के अंदर आप इस्तेमाल करते हैं. अब एब्रीविएशंस क्या होती हैं? किसी भी चीज़ की शॉर्ट फॉर्म. ठीक है, जैसे बैचलर्स है तो उसको हम लिखते होते हैं BS. ठीक है, तो कोई भी चीज़ जब हम इस तरीके से एब्रीविएशन लिखेंगे तो उसके एंड पर आप इसे फुल स्टॉप लगाएंगे, डॉट लगाएंगे. ठीक है, इसके अलावा यूज्ड इन डेसिमल नंबर्स 1.6 वगैरह वगैरह, आप उसके अंदर भी डेसिमल्स के अंदर भी डॉट या फुल स्टॉप यूज़ करते हैं. फिर यूज्ड इन इनिशियल्स, जब आप पूरे नाम की जगह इनिशियल्स लिख रहे हैं, शुरू के अल्फ़ाबेट्स लिख रहे हैं. जैसे इस्लामाबाद मॉडल कॉलेज फॉर गर्ल्स है, तो आप उसकी जगह IMCG. अब यहाँ हर लेटर के बाद आपने एक डॉट लगाना है, एक फुल स्टॉप लगाना है. ठीक है, तो जब भी आपने कोई भी एब्रीविएशन लिखनी है, आपने कहीं भी डेसिमल नंबर लिखना है, आपने कोई एब्रीविएशन लिखनी है, कोई सेंटेंस एंड करना है, तो आपने इन सब चीज़ों के अंदर फुल स्टॉप को या इस डॉट को यूज़ करना है. ठीक है, अब कुछ एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास, पहले उनको देख लेते हैं. द सन राइजेज इन द ईस्ट. अब देखिए, ये एक फैक्ट है, एक सेंटेंस है, डिक्लेरेटिव है, तो एंड पे हमारे पास क्या आ रहा है? एक फुल स्टॉप आ रहा है. सिमिलरली, काइंडली वेट हियर, आपने किसी को कोई रिक्वेस्ट की है तो भी आप क्या लिखेंगे? तब भी आप एंड पे फुल स्टॉप लगाएंगे. फिर अगैन मैंने आपको बताया था कि जब भी किसी चीज़ की एब्रीविएशन की बात हो रही होगी, जब आप शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं तो क्या करते हैं? हम उसके साथ भी फुल स्टॉप लगाते हैं. जैसे MA है, उसमें आपने लिखा BSc, आपने लिखा लिमिटेड. ठीक है, तो कोई भी चीज़ जिसका शॉर्ट फॉर्म आप लिख रहे हैं तो आपने क्या करना है? उसके बाद एक फुल स्टॉप लगाना है. फिर उसके बाद जो भी आपके पास डेसिमल नंबर्स होंगे उनके अंदर आपने लिखना है. किसी आप एक रिपोर्ट लिख रहे हैं, उस रिपोर्ट के अंदर डिफरेंट फिगर्स को आपने यूज़ किया है. अब फिगर 1.1, फिगर 1.2, 1.3 आप इस तरीके से उनको रेफर कर सकते हैं और उनको भी आपने ये लिखना है, पॉइंट या डॉट आपने लगाना है, या फुल स्टॉप कह सकते हैं. उसके अलावा मैंने आपको बताया कि जब भी आपने इनिशियल्स लिखने होंगे, किसी भी नाम के इनिशियल्स, जैसे हम लोग लिखते हैं, किसी बच्चे का नाम है मोहम्मद अली, तो हम M.Ali लिखते हैं, राइट.
तो बेसिकली ये आपका डॉट इसीलिए आ रहा है क्योंकि आपने इनिशियल लिखा है पूरे वर्ड की जगह, ठीक है। तो दिस इज़ हाउ वी राइट फुल स्टॉप या वी यूज़ फुल स्टॉप इन आवर सेंटेंसेस। अच्छा, अब आगे मूव करते हैं। सेकेंड चीज़ हमारे पास आती है, पहले हम इसकी कॉमन मिस्टेक्स देख लेते हैं। अच्छा, सबसे पहले डू नॉट यूज़ आफ्टर क्वेश्चन और एक्सक्लेमेशन मार्क। अभी आपने एक कोई क्वेश्चन पूछा है किसी से, हम एक सिंपल सा क्वेश्चन लिख लेते हैं, व्हाट इज़ योर नेम। अब इस सेंटेंस के एंड पर एक क्वेश्चन मार्क आएगा, आपने कभी भी इसके एंड पे फुल स्टॉप नहीं लिखना, और एक और गलती नहीं करनी कि क्वेश्चन मार्क के बाद भी आपने एक फुल स्टॉप नहीं लगाना, राइट। अच्छा, फिर अवॉइड यूजिंग मल्टीपल फुल स्टॉप। अब आपने क्या करना है, आपने ऐसे ऐसे ढेर सारे फुल स्टॉप्स भी नहीं लगाने। आपने एक बात लिखी जैसे द सन राइजेज इन द ईस्ट, आपने उसके बाद ये 3-4 डॉट्स लगा दिए, नहीं, यू आर नॉट सपोज टू डू दैट, ओके। आपने ऐसे बिल्कुल नहीं करना। वो मैं आपको बताऊंगी जब कंटिन्यूएशन करते हैं वो किस तरीके से करते हैं, उसको भी हमने इसमें ऐड किया हुआ है। फिर आते हैं कॉमा पे। कॉमा क्या होता है? अब कॉमा के डिफरेंट यूजेस हैं। हम चीज़ों को सेपरेट करने के लिए भी यूज़ करते हैं, चीज़ों को कनेक्ट करने के लिए भी यूज़ करते हैं, चीज़ों को लिस्ट करने के लिए भी यूज़ करते हैं, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कुछ कॉमा सेपरेटिंग कॉमास होते हैं, कुछ लिस्टिंग कॉमास होते हैं, कुछ कनेक्टिंग कॉमास होते हैं। तो अभी हम वो देख लेते हैं। सबसे पहले सेपरेट आइटम्स इन अ लिस्ट, इसको हम लिस्टिंग कॉमा भी कह सकते हैं, ठीक है। जब भी आपने कोई भी लिस्ट बनानी है, उस लिस्ट के अंदर जितनी भी चीज़ें आएंगी उन सबको आपने कॉमा से सेपरेट करना है। अगर आपने बात करनी है आई हैव अ बुक, नोटबुक, पेन एंड पेंसिल्स। अब आपने जितने भी वर्ड्स यहाँ पे लिखे लिस्ट के अंदर आ रहे हैं, हर वर्ड के बाद कॉमा है, इवन आपका एंड से पहले भी कॉमा है, ठीक है। जो सेकंड लास्ट वर्ड है उसके बाद भी आपने कॉमा यूज़ करना है। अच्छा, फिर उसके बाद हम ये देख लेते हैं सेपरेट एडजेक्टिव्स डिस्क्राइबिंग द सेम नाउन। अगर एक चीज़ के बारे में बात हो रही है, अ वेरी ब्यूटिफुल टॉल ग्रीन आइज गर्ल वॉज सिटिंग नेक्स्ट टू मी। अब आपने जितनी, ये भी लिस्टिंग के अंदर ही आ रहा है कि आपने एक नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए ढेर सारे एडजेक्टिव यूज़ किए, वो सारे एडजेक्टिव्स को आपने सेपरेट किया, किससे? कॉमा से सेपरेट किया, ठीक है। या अब ब्लू, कोई भी लिख सकते हैं। अब ब्लू बैग अगर आप लिख रहे हैं, अब ब्लू बैग तो एक आपने एडजेक्टिव यूज़ किया ना, ब्लू। अब आप उसके अंदर और डिटेल्स डालना चाहते हैं, लेदर, मेड फ्रॉम लेदर, और जो भी आप उसके अंदर डिटेल्स डालेंगे उन सबको आप सेपरेट करेंगे कॉमा के साथ। फिर आपके पास आता है यूज़ बिफोर कंजंक्शंस। अब जहाँ भी आपने एक सेंटेंस के अंदर कंजंक्शन यूज़ करनी है, स्पेशली आपकी फैन बॉयज आप जब यूज़ कर रहे होते हैं, आपने उस, अगर एक सेंटेंस के बीच में आ रहा है, ठीक है, ये आपके पास एक क्लॉज है, फिर आपकी कंजंक्शन है, फिर आपका क्लॉज है, ठीक है। तो यहां पे जो कंजंक्शन आएगी उससे पहले आपका कॉमा आएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अली लाइक्स क्रिकेट, एक क्लॉज हो गया। बट आयशा लाइक्स फुटबॉल, ठीक है। अब जो ये वाली जगह है ना, यहां पे आपने लगाना है कॉमा। तो जहां पे भी आपकी कंजंक्शन सेंटेंस के बीच में आ रही है, उससे पहले आपका कॉमा लगेगा। लेकिन अगर आप एक सेंटेंस को किसी ट्रांजिशनल डिवाइस से स्टार्ट कर रहे हैं, किसी कंजंक्शन से स्टार्ट कर रहे हैं, तो उस कंजंक्शन या उस ट्रांजिशनल डिवाइस के फौरन बाद कॉमा आएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आपने हाउ एवर से स्टार्ट किया, तो अब आपका यहाँ पे कॉमा आएगा, ठीक है। ये फुल स्टॉप था यहाँ पे, और जब फुल स्टॉप के बाद स्टार्ट किया तब आपका यहाँ कॉमा आएगा। अदरवाइज जब आप एक सेंटेंस के बीच में यूज़ कर रहे होंगे तो उससे पहले कॉमा आएगा। अच्छा, यूज़ आफ्टर इंट्रोडक्टरी फ्रेजेस, जब आपने किसी चीज़ को इंट्रोड्यूस कराया उसके बाद भी आप कॉमा यूज़ कर सकते हैं। सेपरेट्स नॉन एसेंशियल क्लॉजेस, अब वही डिफरेंट क्लॉजेस को सेपरेट करने के लिए भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था कि जब हम जो मैं आपको क्लॉजेस पढ़ा रही थी, ठीक है, तो क्लॉजेस के अंदर मैंने आपको बताया था सबऑर्डिनेट क्लॉज एंड मेन क्लॉज को कनेक्ट करने के लिए भी आप कॉमा इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, फिर यूज़ इन डायलॉग्स, आप डायलॉग के अंदर भी कॉमा इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस तरह से मैंने आपको डायरेक्ट स्पीच के अंदर बताया था, डायरेक्ट स्पीच में मैंने आपको बताया था अली सेज
कॉमा, आई एम बिजी, सिंपल। अब देखिए ये जो कॉमा यहाँ पर आ रहा है ये आपके डायलॉग से पहले आ रहा है, आपकी कन्वर्सेशन स्टार्ट होने से पहले या डायरेक्ट स्पीच से पहले आप उसको कॉमा लगा के सेपरेट करेंगे। अच्छा, इसके अलावा यूज्ड इन नंबर्स, एड्रेसेस एंड डेट्स। अब नंबर्स के अंदर भी आपको पता है कि आप जब नंबर्स लिखते हैं तो आप कॉमास लगाते हैं, ठीक है, 100,000, राइट, इस तरीके से आप कॉमा लगाते हैं। सिमिलरली एड्रेस के अंदर आपने जब लिखना होता है, फॉर एग्जांपल हाउस नंबर 22, कॉमा, स्ट्रीट 1, जो भी सेक्टर आपने आगे लिखना होगा, ठीक है, आप उस तरह लिखेंगे। कॉमा, आपके कॉमास हर चीज़ के बाद कॉमा आएगा, हाउस नंबर के बाद भी आ रहा है, फिर स्ट्रीट के बाद भी आ रहा है। अब आ जाते हैं डेट्स पे। अच्छा, अगर आप डेट लिख रहे हैं दिसंबर 18, 2025, तो आप यहाँ पे कॉमा लिखेंगे। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। अच्छा, लेट्स मूव फॉरवर्ड। ये कुछ एग्जाम्पल्स आपके सामने लिखी हुई हैं। पहले हम लिस्टिंग कॉमा की एग्जाम्पल देख लेते हैं। रेड, ब्लू, ग्रीन एंड येलो आर कलर्स। माई फेवरेट कलर्स आर रेड, ब्लू, ग्रीन एंड येलो। आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, बट राइट आफ्टर वन थिंग यू हैव टू पुट अ कॉमा, ठीक है। और आपने अपनी लिस्टिंग जिस तरह से भी करनी है, जो भी जिस चीज़ की भी लिस्ट बना रहे हैं, उसमें हर ऑब्जेक्ट के बाद, हर चीज़ के बाद आपने क्या करना है, आपने एक कॉमा लगाना है। फिर she wore a long elegant dress. अब now again when I was telling you about the adjectives, अब देखिए long, elegant, ये दो आपके पास adjectives आ रहे हैं, ठीक है। तो आपने एक adjective को दूसरे adjective से अलग करने के लिए उसको कॉमा इस्तेमाल किया। I wanted to help but I was busy. अब ये वाला कॉमा क्या है, ये दो क्लॉजेस को कनेक्ट कर रहा है, ठीक है, और कंजंक्शन से पहले लग रहा है। फिर हम आगे चलते हैं। आफ्टर द मीटिंग वी लेफ्ट। अब क्या है, एक कंडीशन आपने पहले बता दी और उसके बाद आपने अगली बात की, ठीक है। माई ब्रदर हु लिव्स अब्रॉड इज अ डॉक्टर। अब आपके पास जो ये पूरा का पूरा एक क्लॉज है, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है, राइट, ऑर्डिनेट क्लॉज, ठीक है। माई ब्रदर हु इज अ डॉक्टर, बेसिकली ये आपका क्या है, एडजेक्टिव क्लॉज है ना। अब आपने क्या किया, माई ब्रदर इज अ डॉक्टर, दैट इज द मेन क्लॉज। अब एक मेन बात के अंदर आपने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड करने के लिए एक क्लॉज ऐड किया। अब मज़े की बात यह है कि जहाँ ये क्लॉज स्टार्ट हो रहा है वहाँ भी कॉमा आएगा और जहाँ ये क्लॉज एंड हो रहा है वहाँ भी कॉमा आएगा, ठीक है। तो आप लोगों ने इसको याद रखना है। फिर येस आई अंडरस्टैंड शी सेड, ठीक है। अब ये आपके पास क्या आ रहा है, डायलॉग वाली बात आ गई, ठीक है। आपका ये वाला कॉमा आपकी जो बंदा बोल रहा है, जो आपकी रिपोर्टिंग स्पीच है, उसको रिपोर्टेड स्पीच से अलग करने के लिए कॉमा इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर मैंने आपको एड्रेस का बताया, इस तरीके से आपके एड्रेस के अंदर कॉमास आएंगे, जो कि मैंने आपको अभी हाउस नंबर और सब कुछ लिख के भी बताया। फिर आपके पास डेट पे कॉमा आता है, वो आपके सामने लिखा, ठीक है। अब जो कॉमन मिस्टेक्स कॉमा के अंदर होती हैं वो देख लेते हैं। कॉमा स्प्लाइस। अच्छा, अब क्या है कि आपने दो सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए क्या किया, जॉइनिंग टू सेंटेंसेस विद ओनली अ कॉमा। आपने दो सेंटेंसेस को सिर्फ एक कॉमा से जोड़ा नहीं, आपने बीच में कंजंक्शन भी ऐड करनी है, और जो प्रॉपर तरीका है जोड़ने का, आपने उस तरीके से इसको जोड़ना है। और समटाइम्स वी हैव टू यूज टू कॉमास, ठीक है। अच्छा, मिसिंग कॉमा आफ्टर इंट्रोडक्टरी वर्ड्स। अब जिस तरीके से आफ्टर द मीटिंग, यहाँ वाला कॉमा अक्सर बच्चे मिस कर जाते हैं, ठीक है। आफ्टर द रेन आई वेंट टू स्कूल। तो आफ्टर द रेन आपने जो कंडीशन पहले बताई है, आपने उसको पहले सेपरेट करना है, ठीक है, उसको मेन सेंटेंस से सेपरेट करना है और फिर आपने अगली बात करनी है, ठीक है। ये एक कॉमन मिस्टेक है जिसको आपने अवॉइड करना है। लेट्स मूव टूवर्ड्स आवर थर्ड कैटेगरी, जो कि है क्वेश्चन मार्क, ठीक है। बहुत ईजी चीज़ है क्वेश्चन मार्क, आपको पता है हम यूज़ करते हैं हमेशा क्वेश्चन मार्क को क्वेश्चंस के एंड पे। अच्छा, पहले क्या है, एंड्स डायरेक्ट क्वेश्चन। जब भी कोई डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, फॉर एग्जाम्पल पूछती हूँ व्हाट इज योर नेम, तो आपने उस सेंटेंस के एंड पर एक क्वेश्चन मार्क लगाना है, ठीक है। तो ये एक बहुत बेसिक चीज़ है जो कि आप आई गेस आपको ऑलरेडी पता है। फिर उसके बाद यूज इन टैग क्वेश्चंस। जब आप एक स्टेटमेंट देते हैं और फिर उसी के बारे में एक बात पूछते हैं, इजंट इट राइट, ठीक है, यू वेंट टू लाहौर यस्टरडे, इजंट इट राइट। अब उस राइट के बाद जब क्वेश्चन मार्क लगाएंगे वो टैग क्वेश्चन होगा, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, यू फिनिश द वर्क डिडंट यू, ठीक है।
तो ये आपका जो क्वेश्चन मार्क है इसके एंड पे भी आएगा, इवन दो यू आर गिविंग अ स्टेटमेंट, लेकिन अब आप उसके बाद क्या है, अब आप उससे क्या पूछ रहे हैं, आप उसकी कंफर्मेशन कर रहे हैं, ठीक है। शोज डाउट और अनसर्टिनिटी, कभी कभार हम क्या करते हैं, हम डाउट और अनसर्टिनिटी को भी पूछने के लिए क्या करते हैं, इनफॉर्मल के अंदर हम क्वेश्चन मार्क यूज़ कर लेते हैं। समटाइम्स जब हम किसी से पूछ रहे होते हैं, यू बोर्न ऑन 16th of August, question mark, even though it's a sentence but the tone and the structure tells the meaning, ठीक है। तो क्वेश्चन मार्क या कोई भी पंक्चुएशन मार्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, इस सिचुएशन के अंदर। He was born in 1990, question mark. Now the person is asking a question. अब स्ट्रक्चर तो एक की क्या है, ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस का है, लेकिन क्या है, इनफॉर्मल के अंदर हम इस तरह की थोड़ी सी डेविएशंस कर लेते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद डू नॉट यूज़ आफ्टर इनडायरेक्ट क्वेश्चन। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, आप लोगों को याद होगा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच जब मैं आपको पढ़ा रही थी और मैंने आपको बताया था कि जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में क्वेश्चन को चेंज करते हैं तो आप एंड पे क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते। तो अब आपने जब भी किसी से इनडायरेक्ट स्पीच में कोई सेंटेंस लिख रहे हैं या कोई बात कर रहे हैं, तब आपने उसके एंड पे क्वेश्चन नहीं लिखना, ठीक है, क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना। आई आस्क्ड वेयर ही वॉज गोइंग, ठीक है, वेयर वर यू गोइंग, अब ये क्वेश्चन है, लेकिन आई आस्क्ड वेयर ही वॉज गोइंग, अब आप बता रहे हैं कि मैंने उससे ये पूछा था, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, अब आपने क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना। नेक्स्ट हमारे पास है एक्सक्लेमेशन मार्क। एक्सक्लेमेशन मार्क का सिंबल ये मैं आपके सामने ड्रॉ कर रही हूँ, और हम इसको यूज़ कहाँ करते हैं, हम इसको यूज़ करते हैं एक्सप्रेसेस स्ट्रॉन्ग इमोशंस। जब हमने अपने स्ट्रॉन्ग इमोशंस का इजहार करना होता है तब हम एक्सक्लेमेशन मार्क यूज़ करते हैं, ठीक है। और हम लोगों ने इसको ऑलरेडी टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस के अंदर बहुत डिटेल में पढ़ा था। अच्छा, फिर इसको हम यूज़ करते हैं इंटरजेक्शंस के साथ, जब भी हमने कोई बात करनी हो, वाओ दिस इज़ ब्यूटिफुल, ठीक है, अलास ही इज़ नो मोर, ठीक है। कोई भी इमोशन हो, चाहे खुशी का हो, चाहे गम का हो, चाहे गुस्से का हो, या आप हैरान हो रहे हो, हर चीज़ के साथ आपने क्या करना है, आपने एक एक्सक्लेमेशन मार्क यूज़ करना है ताकि आप एक्सप्रेस कर सकें कि वो कुछ इमोशंस को शो किया जा रहा है। यूज्ड इन कमांड्स और वार्निंग्स, समटाइम्स हम इसको कमांड्स और वार्निंग्स पे भी यूज़ करते हैं। स्टॉप, ठीक है, तो ये शो करता है, वार्निंग को शो कर रहा है, ठीक है। तो डिफरेंट इमोशंस के लिए आपने क्या यूज़ करना है, एक्सक्लेमेशन मार्क। अब हम उसकी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। वाओ दैट्स अमेजिंग, वाओ ही वॉन द मैच, कुछ भी आप ऐसा कह सकते हैं। अलास ही इज़ नो मोर, ठीक है। तो जब आपने कोई सैड न्यूज़ दे रहे हैं तब भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। कोई हैप्पी है उसके लिए भी हमारे पास डिफरेंट इंटरजेक्शंस हैं। उसके अलावा स्टॉप, डेंजर अहेड, ठीक है। अब आप क्या कर रहे हैं, आप किसी को वार्न कर रहे हैं, तो जब आप किसी को वार्न करेंगे तब भी आपने एक्सक्लेमेशन मार्क यूज़ किया। अब कॉमन मिस्टेक्स क्या है, अवॉइड ओवर यूज इन फॉर्मल राइटिंग, येस दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब अपने फॉर्मल राइटिंग के अंदर कोशिश करनी है कि एक्सक्लेमेशन मार्क को ना यूज़ करें या बहुत कम यूज़ करें, ठीक है। यूजुअली वी डू नॉट यूज़ एक्सक्लेमेशन मार्क इन आवर फॉर्मल राइटिंग। अगर आप इनफॉर्मल लेटर लिख रहे हैं तो आप उसके अंदर एक्सक्लेमेशन मार्क को यूज़ कर सकते हैं। हाउएवर इफ़ यू आर राइटिंग अ फॉर्मल लेटर, प्लीज़ अवॉइड दैट। सिमिलरली जब आप ऐसे राइटिंग कर रहे हैं, पैराग्राफ राइटिंग कर रहे हैं, तब भी आपने एक्सक्लेमेशन मार्क को यूज़ नहीं करना। अच्छा, अब आते हैं एपोस्ट्रोफी। एपोस्ट्रोफी बेसिकली कॉमा है, लेकिन ये कॉमा ऊपर लगता है, ठीक है, इसकी पोजीशन ऊपर होती है, और जो दूसरा कॉमा नॉर्मल कॉमा होता है उसकी पोजीशन नीचे होती है, ठीक है। अच्छा, अब एपोस्ट्रोफी हम यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं, सबसे पहले सिंगुलर नाउन्स ऐड एस ऐड करने के लिए। अब कुछ नाउन्स जिनके एंड पे आप एस ऐड नहीं कर सकते, तो आप उसके साथ क्या करते हैं, एपोस्ट्रोफी लगा के एस ऐड करते हैं। जैसे जब हम किसी चीज़ के बारे में पढ़ा रहे होते हैं ना, डूज एंड डोंट्स ऑफ समथिंग, ठीक है। अब क्या है, डूज कोई वर्ड नहीं है, लेकिन जब हमने बताना हो कि ढेर सारी लिस्ट के अंदर ढेर सारी चीज़ें आ रही हैं, तो फिर हम क्या करते हैं, हम एपोस्ट्रोफी लगा के एस लिख देते हैं। इसी तरह यहाँ पे भी एपोस्ट्रोफी लगा के एस लिख देते हैं, ठीक है। अच्छा, प्लूरल नाउन एंडिंग इन एस। अब कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो एस पे एंड होते हैं, ठीक है। अब उनको प्लूरल बनाने के लिए आप क्या करते हैं, उसके बाद आप एपोस्ट्रोफी लगाते हैं, ठीक है, ताकि बता सकें। फॉर एग्जाम्पल शम्स हमारे पास एक स्टोर का नाम है, ठीक है। अगर हमने ढेर सारे शम्स स्टोर की बात करनी है, ये शम्स के साथ हमने पोजेशन की बात करनी है, शम्स ब्लू बुक, तो हम क्या करेंगे, अब एस ऑलरेडी वहाँ पर आया हुआ एंड पे, तो हम एपोस्ट्रोफी उसके एंड पे लगाएंगे। हम इसके बाद यहाँ पे एक और एस नहीं लगाएंगे, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ऐसे लिख देंगे, ओके।
इरेगुलर प्लूरल्स के साथ हम एस लगाते हैं, ये मैंने अभी आपको बताया कि जो चीज़ आपकी कन्वर्ट नहीं हो रही होती आप उसके साथ एस ऐड कर देते हैं, और अपॉस्ट्रोफी लगा के, डूज वाली जो मैंने आपको एग्जांपल दी। फिर उसके बाद अच्छा, जो कॉमन एग्जांपल हमारे पास है, अगर मैंने अपनी किसी पोजेशन के बारे में बात करनी है, माई पेन के बारे में बात करनी हूँ, मुतीबाज पेन फॉर एग्जाम्पल, तो मैं यूँ लिखूंगी, ठीक है, पेन ऑफ मुतीबा लिखने की बजाय मुतीबाज पेन, राइट। सिमिलरली अगर मैंने आपको बताना है कि अब दिस रूम इज़ फॉर टीचर्स फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, और ढेर सारे टीचर्स हैं, टीचर इटसेल्फ इज प्लूरल, ठीक है, टीचर्स जब मैं बात कर रही हूँ। अब आपने बताना है कि टीचर्स का रूम है, एक टीचर का नहीं है, ढेर सारे टीचर्स का है। अब ये एस ऑलरेडी लगा हुआ है, हम इसके एंड पे अपॉस्ट्रोफी लगा देंगे, जिसका मतलब है कि ढेर सारे टीचर्स का रूम, ठीक है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट अपॉस्ट्रोफी का यूज़ है जो कि आपको पता होना चाहिए कि जब भी कोई सेंटेंस, कोई वर्ड एस पे ख़त्म हो रहा है तो आपने क्या करना है, आपने उसके ऊपर अपॉस्ट्रोफी लगा देनी है, ठीक है। फिर चिल्ड्रंस पार्क, अब चिल्ड्रन क्या है, प्लूरल है चाइल्ड का, चिल्ड्रंस कोई वर्ड नहीं होता, ठीक है। लेकिन अगर आपने पार्क ऑफ चिल्ड्रन को उस तरीके से लिखना है, चिल्ड्रंस पार्क, तो तब आप क्या करेंगे, अपॉस्ट्रोफी लगा के एस लगाएंगे और फिर आप लिखेंगे, ओके। सो दीज आर द यूजेस। इसके अलावा कॉन्ट्रैक्शन के अंदर आप यूज़ करते हैं, कोई वर्ड बड़ा है उसको छोटा करके लिखना है, फॉर एग्जाम्पल इज़ नॉट, तो आप लिखेंगे इज़न्ट, ठीक है, और क्या करेंगे, हम एक वर्ड को ओमिट कर देंगे, एक अल्फ़ाबेट को ओमिट कर देंगे और हम इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है। आप लोगों ने डिड नॉट को भी देखा होगा, डिडेंट हम लिखते हैं ऐसे, ठीक है, कैन नॉट को कैन, इस तरीके से, जिस तरीके से आप लोगों ने हमेशा से कॉन्ट्रैक्शन को यूज़ किया है उसी तरीके से आपने अपॉस्ट्रोफी को इसमें ऐड करना है। अब हम काफ़ी जगहों पे ओमिशन करते हैं, आपने पोइट्री के अंदर भी देखा होगा, तो जब हम एक वर्ड को ओमिट कर रहे होते हैं, कभी बैलेंस क्रिएट करने के लिए, कभी वैसे ही एक जैसे कोई भी, जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं क्लास ऑफ 98, अब वो 1998 हो सकता है, लेकिन हम क्या करते हैं, हम यूजुअली एक कॉमन वर्ड को लिख देते हैं, जैसे अभी मैंने लिखना हो क्लास ऑफ 25, जो कि आप लोग हैं, ठीक है, तो मैं 2025 नहीं लिख रही, अब मैं ओमिट कर रही हूँ 20 को, 2025 की जगह खाली 25 लिख रही हूँ, तो मैं यहाँ पे एक अपॉस्ट्रोफी लगाऊंगी, ठीक है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट यूज़ था। अब जो इसमें कॉमन मिस्टेक्स होती हैं वो ये होती हैं कि बच्चे क्या करते हैं, अब इट्स और इट्स, इन दो के डिफरेंट मीनिंग है और इनको क्या यूज़ कर जाते हैं, इनको इन दोनों की रिप्लेसमेंट में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसका, ठीक है, और ये इट इज़, ये कॉन्ट्रैक्शन है, ठीक है, और ये क्या है, उसका, चेयर का या किसी भी चीज़ की बात कर रहे हैं, इट्स लेग इज़ ब्रोकन, ठीक है, चेयर की लेग टूटी हुई है, तो तब आपने अपॉस्ट्रोफी यूज़ नहीं करनी, हालांकि पोजेशन की बात हो रही है। लेकिन अगर आप कह रहे हैं कि इट इज़ माई चेयर, तो अब आप क्या कर सकते हैं, अब आप कॉन्ट्रैक्शन यूज़ कर सकते हैं और इट्स लिख सकते हैं अपॉस्ट्रोफी लगा के। फिर हम चलते हैं आगे, कोटेशन मार्क्स। कोटेशन मार्क्स हमारे कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं, सबसे पहले तो हमारी डायरेक्ट स्पीच के अंदर, जब हमने किसी की कहीं भी बात को एज इट इज़ आगे पहुँचाना होता है तो हम यूज़ करते हैं कोटेशन मार्क्स को, ठीक है। उसके अलावा हम क्या यूज़ करते हैं, कोटेशंस फ्रॉम बुक्स और स्पीचेस, हमने किसी की स्पीच से, किसी किताब से कोई एक कोटेशन निकाली, कायदे-ए-आज़म की कोई कोटेशन निकाली, कोई भी चीज़ जो आपने कहीं पे भी कोट करनी हो तो आप उसको क्या करते हैं, आप उसको इन्वर्टेड कॉमास में कोट करके लिखते हैं। अच्छा, टाइटल्स ऑफ शॉर्ट वर्क, अब आपने किसी के काम के बारे में बात करनी है, किसी पोइट्री के बारे में, कोई भी बात हो सकती है, कोई टॉपिक हो सकता है, उसको भी आप इन्वर्टेड कॉमास में लिखेंगे। इसके अलावा वर्ड यूज इन स्पेशल सेंस, अब कोई एक स्पेशल सेंस में वर्ड यूज़ हो रहा है तो आप उसको भी अपॉस्ट्रोफी इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखेंगे। अब एग्जांपल्स हमारे पास है, शी सेड ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। अब ये क्या है, ये डायरेक्ट स्पीच है और डायरेक्ट स्पीच के अंदर जो भी बात होती है हम उसको क्या करते हैं, रिपोर्टेड स्पीच को इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखते हैं। फिर टू बी और नॉट टू बी इज़ फेमस, अब ये बहुत फेमस लाइन है, टू बी और नॉट टू बी, ठीक है, शेक्सपियर की, तो आपने क्या किया, आपने उसको इन्वर्टेड कॉमास में लिखा, फिर क्योंकि ये उसके टेक्स्ट से ली गई है, ठीक है। फिर उसके बाद हमने देखा आई रेड द पोम डैफोडिल्स। अब डैफोडिल्स एक पोइट्री का नाम है, एक फेमस पोइट्री बाय विलियम वर्ड्सवर्थ, तो हमने क्या किया, हमने उसको भी इन्वर्टेड कॉमास में लिखा। द वर्ड सक्सेस मीन्स डिफरेंट थिंग्स, अब सक्सेस यहाँ पे जो वर्ड है क्योंकि उसको हम स्पेसिफिक मीनिंग में यूज़ कर रहे हैं तो हमने उसको इन्वर्टेड कॉमास में लिखा। अच्छा, अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, जब भी आपके पास इन्वर्टेड कॉमास आ रहे हैं तो आपने ये बात ध्यान रखनी है कि अब इसके अलावा जो पंक्चुएशन मार्क्स यूज़ हो रहे हैं, चाहे वो सेंटेंस को एंड करने के हो रहे हैं, चाहे वो कॉमा का यूज़ हो रहा है, वो आपने कोटेशन मार्क के अंदर लिखना है।
कोटेशन मार्क से बाहर नहीं लिखेंगे। ओके, फॉर एग्जाम्पल आपने बताया आई एम बिजी। अब आई एम बिजी की जो बात कि एंड पे आपने फुल स्टॉप लगाना है, ठीक है, लेकिन वो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर होगा, आपने उसके बाहर नहीं लिखना। आई एम बिजी, अब ये देखें, ये आपका जो कॉमा है ये इन्वर्टेड कॉमा से बाहर नहीं जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, ये आपने भूलना नहीं है। ओके, इसके बाद क्वेश्चन मार्क्स डिपेंड्स ऑन द सेंटेंस। ओके, अब जो अगर क्वेश्चन मार्क आ रहा है वो आपने देखना है कि वो उस सेंटेंस के अंदर क्या उस कोटेशन के अंदर सेंस बना रहा है, तो आपने उसको क्या करना है, उस क्वेश्चन मार्क को उसके अंदर लिखना है। ठीक है, अच्छा, फिर हम आते हैं कॉलन पे। कॉलन बहुत एक इंपॉर्टेंट पार्ट है आपकी पंक्चुएशन का। इसको हम लिखते हैं ऐसे डॉट्स से, 2 डॉट्स के साथ। ठीक है, अब इसका मतलब होता है कि आपके आगे एक लिस्ट आने वाली है। आप किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं जब आप एक लिस्ट को इंट्रोड्यूस करा रहे होते हैं। इसके अलावा कभी आपने किसी चीज़ की एक्सप्लेनेशन के लिए भी आप इस्तेमाल करते हैं। यूजुअली बच्चे हेडिंग के बाद भी 2 डॉट लगाते हैं और फिर उसके आगे एक्सप्लेनेशन लिखते हैं। इसके अलावा फॉर्मल सैल्यूटेशन के अंदर, ठीक है, इसके अलावा डायलॉग के अंदर जब आप डायलॉग राइटिंग करते हैं, जैसे मैंने आप लोगों को डायलॉग राइटिंग कराई थी, टीचर डॉट्स, अब टीचर की आगे डायरेक्ट स्पीच आ जाएगी जो भी होगी। स्टूडेंट डायरेक्ट स्पीच जो भी होगी। ठीक है, आप लोगों ने इस तरीके से इसको लिखना है। इसके अलावा टाइम के अंदर, रेशोज़ के अंदर, रेफरेंसेस के अंदर आप इसको इस्तेमाल करते हैं और आपने इसका यूज़ बहुत सी जगहों पे किया भी होगा। फिर उसके बाद हम आते हैं, ये आप लोगों के पास कुछ एग्जांपल्स भी लिखी हुई हैं। टाइम आप लिखने के लिए 7:45 इस्तेमाल करते हैं। डियर सर, 2 कॉलन आपने ये आपने उसका कॉलन लगा दिया। ठीक है, फिर स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस रेशो टाइम। ठीक है, तो ये आप लोगों ने मैथ्स में बहुत इस्तेमाल किए होंगे, आपको आइडिया होगा। फिर आते हैं सेमी कॉलन की तरफ। सेमी कॉलन क्या होता है? सेमी कॉलन इज, वेट अ सेकेंड, ओके, सेमी कॉलन ये होता है कि आपके पास एक डॉट और उसके बाद उसके नीचे एक कॉमा, ये इसका साइन है। ठीक है, अब ये क्या करता है? जॉइंस क्लोजली रिलेटेड इंडिपेंडेंट क्लॉजेस। अब 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हैं जो कि क्लोजली रिलेटेड है, एक बात को ही आगे दोबारा किया जा रहा है, तो आप क्या करते हैं? आप एक सेमीकोलन यूज करते हैं और फिर आप उस बात को करते हैं। ठीक है, आई वॉज टायर्ड, आई केप्ट वर्किंग। अब ये बात जो है ये इसी के साथ रिलेटेड है, उसी के साथ इंटरलिंक्ड है, उसी बात की कॉन्टिन्यूएशन है। तो आपने क्या किया? आपने एक सेमीकोलन यूज किया और अपनी बात की। यूज बिफोर कंजंक्टिव एडवर्ब्स। अब आपने एक बात की है, उसी की कॉन्टिन्यूएशन है, यहाँ पे भी कॉन्टिन्यूएशन ही है, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? कंजंक्टिव एडवर्ब जो कि आपकी ट्रांजिशनल डिवाइसेस हैं, आप उनको यूज़ करके करते हैं। शी स्टडीड हार्ड, सेमीकोलन, देयरफॉर शी सक्सीडेड। अब आपने ये याद रखना है कि आपकी जो कंजंक्टिव एडवर्ब है या आपकी जो ट्रांजिशनल डिवाइस है, उससे पहले आपके पास कॉलन आएगा, उसके बाद कॉमा और फिर सेंटेंस के एंड पे फुल स्टॉप। ठीक है, वी विजिटेड रोम, इटली। अब उसके बाद आपने ये सेमीकोलन आपका आ गया, मैड्रिड स्पेन एंड कायरो इजिप्ट। अब आपने क्या किया? आपने एक जैसी चीज़ों के लिए रोम, क्योंकि दैट्स इन इटली, फिर जो जिस सिटी और जिस कंट्री को यूज़ किया जा रहा है उसको आपने इकट्ठे लिखा और बीच में कनेक्ट करने के लिए आपने क्या किया? आपने सेमीकोलन का इस्तेमाल किया। ठीक है, आपके जो सिलेबस में इंक्लूडेड है वो मैंने आपको सारे पंक्चुएशंस करा दी हैं। अब हम मूव करते हैं इसकी एक्सरसाइज की तरफ, और एक्सरसाइज में आई होप यू कैन सी ऑन द बोर्ड, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं ताकि आपको नज़र आ जाए। आपके एग्जाम में छोटे छोटे पैराग्राफ्स आ सकते हैं आपको जिनकी पंक्चुएशन करनी होगी। तो अब हमारे पास एक सेंटेंस यहाँ पे लिखा हुआ है, आई वेंट टू द पार्क यस्टरडे, इट वॉज सनी, वार्म एंड फन। अब हमारे पास इसमें लिस्ट भी आ रही है, सनी, वार्म एंड फन, और इसके अलावा हमारे पास एक सेंटेंस की ब्रेक भी आ रही है। तो हम देखते हैं कि हम इसको किस तरीके से पंक्चुएट करेंगे। सबसे पहले तो आपने क्या करना है? हमेशा एक सेंटेंस को स्टार्ट करने के लिए कैपिटलाइजेशन से स्टार्ट करना है। आपने पहले सेंटेंस का जो पहला लेटर होगा आपने उसको कैपिटल लिखना है, और आई तो वैसे ही जहाँ पे भी आता है वो कैपिटल होता है। आई वेंट टू द पार्क यस्टरडे, फुल स्टॉप। ठीक है, आई वेंट टू द पार्क यस्टरडे। अब हम इसको भी यहाँ पे कॉमा लगा के सेपरेट कर सकते हैं। फिर हमने ये आई को कैपिटल कर दिया, इट, क्योंकि हमारा नया सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है। इट वॉज सनी, वार्म एंड फन। अब एंड पे क्या है? फुल स्टॉप। ठीक है, तो दिस इज हाउ यू राइट योर सेंटेंस विद करेक्ट पंक्चुएशन। अब सेकेंड सेंटेंस है, वेयर आर यू गोइंग, आस्क्ड एना। अब हमें पता चल गया
कि ये क्या है, ये हमारे पास एक डायरेक्ट स्पीच आ गई, ठीक है। तो हम इसको इस तरीके से लिखेंगे, W कैपिटल, वेयर आर यू। अब ये वेयर आर यू गोइंग, ये हमें पता चल गया ये रिपोर्टेड स्पीच है, ठीक है। तो हमने इसको इन्वर्टेड कॉमास में किया, कॉमा, और फिर उसके बाद लिखेंगे आस्क्ड एना, फुल स्टॉप, ठीक है। बी केयरफुल अबाउट द पंक्चुएशन मार्क्स। फिर उसके बाद माई ब्रदर लाइक्स एप्पल्स, बनानास, ऑरेंजेस एंड ग्रेप्स। अगेन लिस्टिंग कॉमा आ गया हमारे पास। पहले तो हम एम को कैपिटल लिखेंगे, माई ब्रदर लाइक्स एप्पल्स, कॉमा, बनानास, कॉमा, ऑरेंजेस, कॉमा एंड ग्रेप्स। अच्छा बच्चों, एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात कि आपने आखिरी वर्ड के साथ भी कॉमा लगाना है एंड से पहले। बच्चे ये मिस्टेक करते हैं कि ये वाले इस कॉमा को ओमिट कर जाते हैं, ये कॉमा भी आपने ऐड करना है। अच्छा, फिर स्टॉप, डोंट टच दैट, इट्स डेंजरस। अब अगेन पहले तो सबसे पहले हम एस को कैपिटल लिखेंगे, स्टॉप, अब हमें पता है कि ये वार्निंग दी जा रही है, एक्सक्लेमेशन मार्क आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद टी कैपिटल लिखेंगे, उसमें हमारे पास क्योंकि डोंट है, कॉन्ट्रैक्शन है, तो हमने एपॉस्ट्रोफी ऐड की, डोंट टच दैट, कॉमा, इट्स डेंजरस। अगेन हमें पता चल रहा है कि क्या है, जो ये डेंजरस वाली बात है, ये भी हमारे पास एक हमें वार्निंग दी जा रही है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे फिर से एक एक्सक्लेमेशन मार्क यूज़ कर लिया। ऑन मंडे June 5 वी विल विजिट पेरिस फ्रांस। अब क्या है, सबसे पहले तो ओ कैपिटल, फिर मंडे का एम कैपिटल, ऑन मंडे, कॉमा, जून का जे कैपिटल, June 5, कॉमा, वी विल विजिट पेरिस का पी कैपिटल। अब क्योंकि वो फ्रांस का सिटी है तो फ्रांस से पहले हम कॉमा लगाएंगे और फिर एंड पे फुल स्टॉप, राइट। तो हमने क्या किया, हमने पंक्चुएशन सीखी, और पंक्चुएशन में हमने क्या सीखा कि हाउ टू पंक्चुएट सेंटेंसेस केयरफुली एंड करेक्टली, ठीक है। और मैंने आपको बताया कि पंक्चुएशन मार्क्स कौन कौन से होते हैं और उनको हमने किस तरीके से सेंटेंसेस के अंदर यूज़ करना है। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। अल्लाह हाफ़िज़।